अध्याय 2 सांस्कृतिक परिवर्तन। अब संस्कृति के परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का ये समाजशास्त्र का दूसरा चैप्टर है। देखते हैं। हमने पिछले अध्याय में यह जाना कि किस प्रकार उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तन ने सामाजिक संरचना में बदलाव उत्पन्न किए। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने जनजीवन में रूपांतरण किया। कुछ लोगों ने खेत के स्थान पर कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। बहुत से लोग गांवों को छोड़कर शहरों में रहने लगे या फिर रहने और कार्य करने की प्रणालियां अर्थात संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। संस्कृति, जीवन शैली, प्रारूप, मूल्य, फैशन और यहाँ तक कि भाव भंगिमाओं में भी गुणात्मक बदलाव हुए। समाजशास्त्रियों की समझ में सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। आपने पहले अध्याय में उन संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन कर लिया है जिन्हें उपनिवेशवाद ने उत्पन्न किया। इस अध्याय में आप यह जानेंगे कि वे संरचनात्मक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आप दो परस्पर संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे। ये दोनों उपनिवेशक शासन के प्रभाव की जटिल उत्पत्ति है। पहली घटना का संबंध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं के सुनियोजित एवं सजग प्रयासों से संबंधित है। यह उन सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए था जो महिलाओं एवं निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते थे। दूसरी घटना उन कम सुनिश्चित परंतु निर्णायक परिवर्तन से जुड़ी हुई है जो सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए और जिन्हें संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की चार प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण और पश्चिमीकरण। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद की शुरुआत पहले से होती रही, जबकि बाद की तीन प्रक्रियाएं वास्तव में भारत के लोगों की वह जटिल प्रतिक्रिया है जो उपनिवेश से हुए परिवर्तनों के कारण हुए। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन। आप जान चुके हैं कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन पर दूरगामी प्रभाव डाले। 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें औपनिवेशिक भारत महसूस कर रहा था। आप संभवतः उन सभी सामाजिक पहलुओं से अवगत हो जिन्हें भारतीय समाज में सामाजिक कुरीति माना जाता था। उन सामाजिक कुरीतियों से भारतीय समाज बुरी तरह से ग्रस्त था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेद कुछ इस प्रकार की कुरीतियाँ थीं। ऐसा नहीं है कि उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में इन सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष न हुए हो। ये बौद्ध धर्म के केंद्र में थे। ऐसे कुछ प्रयत्न मुख्यतः भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के केंद्र में भी थे। 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबद्ध थे। यह प्रयास पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रति नई दृष्टि के मिले जुले रूप में उत्पन्न हुए। मिश्रित विचार, यहाँ पर समाज सुधारकों के चित्र दिए हुए हैं। ये राजा राम मोहन राय हैं, ये पंडिता रमाबाई है और सर सैयद अहमद खां है। मिश्रित विचार। राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय और प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ दिया। रानाडे ने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेस्ट ऑफ द हिंदू लॉ, जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को नियम के अनुसार बताया। इस संदर्भ में उन्होंने वेदों के उन पक्षों का उल्लेख किया जो विधवा पुनर्विवाह को स्वीकृति प्रदान करते हैं और उसे शास्त्र सम्मत मानते हैं। शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रवृत्ति थी। यूरोप में हुए पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन और प्रबोधन आंदोलन से उत्पन्न साहित्य को सामाजिक विज्ञान और भाषा साहित्य में सम्मिलित किया गया। इस नए प्रकार के ज्ञान में मानवतावादी, पंथ निरपेक्ष और उदारवादी प्रवृत्तियाँ थीं।
सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता का उल्लेख किया। उन्होंने कुरान में लिखी गई बातों और आधुनिक विज्ञान द्वारा स्थापित प्रकृति के नियमों में समानता जाहिर की। कंदुकिरी वीरेशलिंगम की पुस्तक द सोर्स ऑफ नॉलेज में नव या न्याय के तर्कों को देखा जा सकता है। उन्होंने जूलियस हक्सले द्वारा लिखे ग्रंथों को भी अनुवादित किया। समाजशास्त्री सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों की रूपरेखा से निम्नलिखित 3 पहलुओं की विवेचना की: संचार माध्यम, संगठनों के स्वरूप और विचारों की प्रकृति। नई प्रौद्योगिकियों ने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की। प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ तथा बाद में माइक्रोफोन, लोगों के आवागमन एवं पानी के जहाज तथा रेल के आने से यह संभव हुआ। साथ ही रेल से वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। इससे नए विचारों, नई प्रौद्योगिकी तथा संगठन जिन्होंने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की, इससे नए विचारों को भी जैसे पंख लग गए। देहरादून में पहली फोर्ट कार के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ समाज सुधारक है। ये वीरेशलिंगम, ये सर विद्यासागर है और ज्योतिबा फुले। भारत में पंजाब और बंगाल के समाज सुधारकों के विचार विनिमय मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से होने लगे। बंगाल के केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास का दौरा किया। पंडिता रमाबाई ने देश के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। इनमें से कुछ ने तो विदेशों का भी दौरा किया। ईसाई मिशनरी तो सुदूर क्षेत्रों जैसे आज के नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ही गए। आधुनिक सामाजिक संगठनों जैसे बंगाल में ब्राह्मण समाज और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1914 में अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना हुई। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था थी। समाज सुधारकों ने सभाओं व गोष्ठियों के अलावा जनसंचार के माध्यम से जैसे अखबार, पत्रिका आदि के माध्यम से भी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद जारी रखा। समाज सुधारकों द्वारा लिखे हुए विचारों का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। उदाहरण के लिए विष्णु शास्त्री ने सन 1868 में इंदु प्रकाश ने विद्यासागर की पुस्तक का मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। स्वतंत्रता एवं उदारता के नवीन विचार, परिवार रचना एवं विवाह से संबंधित नए विचार, माँ एवं पुत्री की नवीन भूमिका एवं परंपरा एवं संस्कृति में स्वचेतन गर्व के नवीन विचार आए। शिक्षा के मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। यह समझा गया कि राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी है, लेकिन प्राचीन विरासत को बचाए रखना भी जरूरी है। महिलाओं की शिक्षा के विषय में भी व्यापक बहस हुई। यह महत्वपूर्ण है कि समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। सुधारकों ने एकमत होकर ये माना कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। उनमें से कुछ का ये भी विश्वास था कि आधुनिकता के उदय से पहले भी भारत में स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थी, लेकिन बहुत से विचारकों ने इसका खंडन करते हुए यह माना कि महिला शिक्षा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समूहों की ही प्राप्त थी। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा को न्यायोचित ठहराने के विचारों को आधुनिक व पारंपरिक दोनों ही विचारधाराओं का समर्थन मिला। सुधारकों ने आधुनिकता और परंपरा पर विस्तृत वाद विवाद भी किए। इस प्रसंग में जानना रोचक है कि ज्योतिबा फुले आर्यों के आगमन से पूर्व के काल को अच्छा माना, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के युग को गरिमामय माना। दूसरे शब्दों में 19वीं सदी में हो रहे सुधारों ने एक ऐसा दौर उत्पन्न किया जिसमें बौद्धिक तथा सामाजिक उन्नति के प्रश्न और उनकी पुनर्व्याख्या सम्मिलित थी। विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक आंदोलन में कुछ विषयगत समानताएं थी, परंतु साथ ही अनेक महत्वपूर्ण असहमतियां भी थीं। कुछ में उन सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंता थी जो उच्च जातियों के मध्यम वर्गीय महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थी, जबकि कुछ ने तो ये माना कि सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के सच्चे विचारों का कमजोर होना था। कुछ के लिए तो धर्म में जाति एवं लोगों के शोषण अंतर्निहित था। ये तो हिंदू धर्म से संबंधित समाज सुधारक वाद विवाद था।
इसी तरह मुस्लिम समाज सुधारकों ने बहुविवाह और पर्दा प्रथा पर सक्रिय स्तर पर बहस की। उदाहरण के लिए जहां आरा शाहनवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह की कुप्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जिस प्रकार का बहुविवाह मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में होता है वह वस्तुतः कुरान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। यह शिक्षित औरतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदार को बहुविवाह करने से रोकें। बहुविवाह के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव से उर्दू भाषा के अखबारों, पत्रिकाओं आदि में एक बहस छिड़ गई। पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की एक पत्रिका तहसीब-ए-निस्वान ने खुलकर बहुविवाह विरोधी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अन्य पत्रिकाओं ने इसका विरोध किया। समुदायों के भीतर इस तरह की बहस उन दिनों आम बात थी। उदाहरण के लिए ब्रह्मा समाज ने सती प्रथा का विरोध किया। प्रतिवाद में बंगाल में हिंदू समाज के रूढ़िवादियों ने धर्म सभा का गठन किया, जिसकी तरफ से ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी गई। इस याचिका में रूढ़िवादी हिंदुओं ने यह दावा किया कि सुधारकों को कोई अधिकार नहीं है कि वो धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें। एक और दृष्टिकोण भी था जिसके अंतर्गत दलितों ने हिंदू रैली को पूर्णतः अस्वीकृत किया। उदाहरण के लिए फूले के विद्यालय में एक 13 साल की एक छात्रा मुक्ताबाई ने आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से 1852 में लिखा, हर वो मजहब जो कुछ लोगों को सहूलियत देकर बाकी को वंचित कर दे, हर उस मजहब को ए इंसान इस धरती से वंचित कर दे। हर उस मजहब के लिए एक जरा भी गुरूर हो को ए इंसान अपने जेहन में न रहने दे। हम संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण को किस प्रकार समझेंगे। इस अध्याय में किस किस को संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण, इन चारों अवधारणाओं संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण एवं पश्चिमीकरण का विभिन्न वर्गों में अध्ययन किया गया है। जैसे जैसे हम अपनी विवेचना में आगे बढ़ेंगे हम पाएंगे कि ये चारों अवधारणाएं कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं और कई स्थितियों में एक साथ पाई जाती है। ये कई स्थितियों में अलग अलग ढंग से सक्रिय होती है। यह आश्चर्यजनक नहीं कि एक ही व्यक्ति एक जगह पर आधुनिक होता है, दूसरी भिन्न स्थिति में वो पारंपरिक भी होता है। इस प्रकार की स्थिति भारतवर्ष में तथा अन्य अनेक गैर पाश्चात्य देशों में स्वाभाविक है। लेकिन आप जानते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु प्राकृतिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि औपनिवेशिक आधुनिकता में आंतरिक विरोधाभास था। उदाहरण के लिए पश्चिमी शिक्षा को ले उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल नए मध्यवर्गीय भारतीयों ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा, जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के एक नए रास्ते पर लाने का सपना देखा, लेकिन फिर भी औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वाभिमान को चोट लगी। तो इन मध्यमवर्गीय भारतीयों ने पारंपरिक ज्ञान और मेधा पर गर्व जताया। इस प्रवृत्ति को आप 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में भी देख चुके हैं। इस अध्याय में आपको स्पष्ट होगा कि आधुनिकता के कारण न केवल नए विचार को राह मिली, बल्कि परंपरा भी पुनर्विचार हुआ और उसकी पुनर्विवेचना भी हुई। संस्कृति और परंपरा दोनों का ही अस्तित्व सजीव है। मानव उन दोनों को ही सीखता है और साथ ही उनमें बदलाव लाता है। हम दैनिक जीवन से उदाहरण लेते हैं, जैसे आज के भारत में किस प्रकार से साड़ी या जैन सेम या सरोंग पहना जाता है। पारंपरिक रूप से साड़ी जो एक प्रकार का ढीला बगैर सिला हुआ कपड़ा होता है, को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से पहना जाता है। आधुनिक युग में मध्यम वर्गीय महिलाओं में साड़ी पहनने के एक नए मानक तरीके का प्रचलन हुआ, जिसमें पारंपरिक साड़ी को पश्चिमी पेटीकोट और ब्लाउज के साथ पहना जाने लगा। भारत की संरचनात्मक और सांस्कृतिक विविधता स्वतः प्रमाणित है। यह विविधता उन विभिन्न तरीकों को आकार देती है जिसमें आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण या पंथ निरपेक्षीकरण विभिन्न समूहों के लोगों को अलग प्रभावित करते हैं या प्रभावित नहीं करते। इस पाठ के अगले पृष्ठों में आप
इन भिन्नताओं को देखेंगे। यहाँ पर कुछ चित्र देख लेते हैं। आधुनिकता एवं परंपरा का मिश्रण, कि यहाँ पर जो भाई साहब है वो आधुनिक है और यहाँ पर जो महिला बैठी हुई है वो परंपरात्मक रूप से साड़ी पहनी है। क्रियाकलाप है जिसे आप देख सकते हैं। स्थानाभाव के कारण हम इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आधुनिकीकरण के उन जटिल पक्षों को रेखांकित करें एवं उनका विवेचना करें जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में लोगों को प्रभावित किया, अथवा एक ही क्षेत्र में विभिन्न जातियों एवं वर्गों को प्रभावित किया और एक ही वर्ग अथवा समुदाय से संबंधित पुरुषों एवं महिलाओं को प्रभावित किया। हम संस्कृतिकरण की अवधारणा से शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने की वजह यह है कि सामाजिक गतिशीलता की यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद के प्रादुर्भाव के पहले से है और ये बाद में भी भिन्न रूपों में जारी रही। अन्य 3 परिवर्तनों की प्रक्रियाएं जिनके बारे में हम संस्कृतिकरण के बाद चर्चा करेंगे, उपनिवेशवाद से उपजी परिस्थितियों से प्रचलन में आई। आधुनिक पश्चिमी विचारों जैसे स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में जानने के फलस्वरूप भारतीय इन 3 परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं के प्रत्यक्ष प्रभाव में आए। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद शिक्षित भारतीयों को अक्सर उपनिवेशवाद में अन्याय और अपमान का एहसास हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया में पारंपरिक अतीत और धरोहर की तरफ वापसी की इच्छा की प्रवृत्ति भी देखी गई। इस प्रकार एक जटिल परिस्थिति का जन्म हुआ जिसमें भारत का आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण से सामना हुआ। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। संस्कृतिकरण। सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं उनको दिखाया कि समाज किन किन रूपों में परिवर्तित हो सकता है। तो संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति एम श्रीनिवास ने की। संस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों, विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करें। जनजाति जिसमें निम्न जाति या जनजाति अन्य समूह उच्च जातियों के, विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करें। संस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव हैं। इसके प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान और जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं। कुमुदशई journey into Sanskrit began with great interest and eagerness with Gokhale Guruji. Her teacher at school, at the university, the head of the department was a well-known scholar and he took great pleasure in chanting. Kumudtai, despite the adverse comments, she successfully completed her masters in Sanskrit. ये सोर्स है कुमुद पवाड़े। मूलतः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू समाज के अंतर्गत विद्यमान है। यद्यपि श्रीनिवास को गैर हिंदू संप्रदायों और समूहों में भी यह प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन से यह पाया गया है कि यह प्रक्रिया देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग ढंग से होती है। जिन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सांस्कृतिक जातियाँ प्रभुत्वशाली थी, उस क्षेत्र की संपूर्ण संस्कृति में किसी न किसी स्तर का संस्कृतिकरण हुआ। जहाँ गैर संस्कृतिकरण जातियाँ प्रभुत्वशाली थी, वहाँ की संस्कृति को इन जातियों ने प्रभावित किया। इस प्रक्रिया को, जिसे श्रीनिवास ने विसंस्कृतिकरण की संज्ञा दी, इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय भिन्नताएं भी पाई जाती है। कई सदियों तक 19वीं शताब्दी के 3/4 भाग तक पारसियों को प्रभुत्वशाली माना जाता था। श्रीनिवास का तर्क है कि किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थिति को स्थानीय जाति श्रीनिवास का तर्क है कि किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थिति को स्थानीय जाति संस्करण में उच्चता की तरफ ले जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि संस्कृतिकरण से संबंधित समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में सुधार है अथवा हिंदुत्व की महान परंपराओं का किसी स्रोत के साथ उसका संपर्क होता है।
परिणाम स्वरूप उस समूह में उच्च चेतना का भाव उभरता है। महान परंपराओं के यह स्रोत कोई तीर्थ स्थल हो सकता है, कोई मठ हो सकता है, अथवा कोई मतांतर वाला संप्रदाय हो सकता है। लेकिन तीव्र असमानता वाला समाज जैसे भारतीय समाज में उच्च जातियों की जीवन शैली, अनुष्ठान, ज्ञान आदि को निम्न जातियों द्वारा अपनाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अनेक सामाजिक रुकावटें हैं। वस्तुतः पारंपरिक तौर पर उच्च जाति के लोग उन निम्न जाति लोगों को दंडित करते थे जो इस प्रकार की चेष्टा करने का साहस जुटा पाते थे। नीचे दिए गए उद्धरण से आप उपरोक्त विचार को समझ सकते हैं। कुमुद पावड़े ने अपनी आत्मकथा में स्मरण किया है कि कैसे एक दलित महिला संस्कृत की शिक्षक बनी। शायद यह एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें उन क्षेत्रों में जाने देती है जिससे अब तक की लैंगिक परिस्थितियों एवं जाति के आधार पर प्रवेश संभव नहीं था। शायद वो संस्कृत के ज्ञान के लिए इसलिए भी प्रेरित हुई ताकि वो मूल संस्कृत साहित्य में स्त्री और दलितों के बारे में कही गई बातों को जान सके। जैसे जैसे वो अपने अध्ययन में आगे बढ़ी, उसे अनेक प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें आश्चर्य से इस लेकर ईर्ष्या तक सम्मिलित थी। साथ ही उसमें संरक्षित स्वीकृत से लेकर पूर्ण अस्वीकृत तक के पक्ष सम्मिलित थे। जैसा कि वह कहती है, इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अपनी जाति को भूलने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन यह प्रायः असंभव है। और इसमें मुझे वो अनुभव याद आता है जो मैंने कहीं सुना था, जो जन्म से मिला हो और जो मरने के बाद भी नष्ट न हो, वो जाति है। जो जन्म से मिला हो और जो मरने के बाद भी न नष्ट हो, वो जाति है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूहों के रीति रिवाज एवं नामों का अनुकरण कर अपनी परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। संदर्भ प्रारूप अधिकतर आर्थिक रूप से बेहतर होता है। दोनों ही स्थितियों में यह संकेत विद्यमान है कि जब व्यक्ति धनवान होने लगता है तो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को प्रतिष्ठित समूह भी स्वीकारने लगते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा की अनेक स्तरों पर आलोचना की गई है। सर्वप्रथम इस अवधारणा की आलोचना में यह कहा जाता है कि इसमें सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति का सामाजिक स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इस प्रक्रिया से कोई संरचनात्मक परिवर्तन न होकर केवल कुछ व्यक्तियों का स्थिति परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि कुछ व्यक्ति असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में तो सुधार कर लेते हैं, लेकिन इसके समाज में व्याप्त असमानता व भेदभाव समाप्त नहीं हो जाते। दूसरा आलोचनात्मक पक्ष यह है कि इस अवधारणा की विचारधारा में उच्च जाति की जीवन शैली उच्च एवं निम्न जाति के लोगों की जीवन शैली निम्न है। अतः उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय और प्राकृतिक मान लिया गया है। तीसरी आलोचना यह है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। इससे संकेत मिलता है कि पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त माना जाए और इसलिए लगता है कि उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेष अधिकार है। इस प्रकार के दृष्टिकोण वाले समाज में समानता की कल्पना कठिन है। निम्नांकित उदाहरण से पता चलता है कि समाज पवित्रता अपवित्रता को कितना महत्व देता है। यद्यपि सुनार मुझसे ऊंचे दर्जे की जाति हैं, फिर भी हमारा जाति में सुनारों से भोजन या पानी ग्रहण करना वर्जित है। हम ये मानते हैं कि सुनार इतने लोभी होते हैं कि वो मूल मूत्र से भी सोना ढूंढ निकालते हैं। वैसे तो जाति में ऊंचे हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अपवित्र हैं। हम अन्य उच्च जातियों से भोजन नहीं लेते जो अपवित्र काम करते हैं। धोबी जो गंदे कपड़ों को धोता है, तेली जो बीज को पीसकर तेल निकालता है। इससे पता चलता है कि कैसे भेदभाव उत्पन्न करने वाले विचार जीवन का अहम हिस्सा बन गए। समानता वाले भाव की आकांक्षा की बजाय वर्जित समाज एवं भेदभाव को अपने तरीके से अर्थ देकर वर्जनीय पदों को स्थापित किया गया। दूसरे शब्दों में यह कि जिन्हें समानता का दर्जा नहीं मिला हुआ है, वो भी अपने से नीचे वाले को भेदभाव के नज़रिए से देखना चाहते हैं।
इससे समाज में गहराई तक विद्यमान लोकतंत्र विरोधी सोच का पता चलता है। चौथी आलोचना में यह कहा जाता है कि उच्च जाति के अनुष्ठानों, रिवाजों और व्यवहार को संस्कृतिकरण के कारण स्वीकृति मिलने से लड़कियों और महिलाओं को असमानता की सीढ़ी में सबसे नीचे धकेल दिया जाता है। इससे कन्या मूल्य के स्थान पर दहेज प्रथा और अन्य समूहों के साथ जातिगत भेदभाव इत्यादि बढ़ गए हैं। पांचवी, दलित संस्कृति एवं दलित समाज के मूलभूत पक्षों को भी पिछड़ापन मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए निम्न जाति के लोगों द्वारा किए गए श्रम को भी निम्न एवं श्रमदायक माना जाता है। उन कार्यों को सभ्य नहीं माना जाता जिन्हें निम्न जाति के लोग करते हैं। उनसे जुड़े सभी कार्यों जैसे शिल्प, तकनीकी योग्यता, विभिन्न औषधियों की जानकारी, पर्यावरण का ज्ञान, कृषि ज्ञान, पशुपालन संबंधी जानकारी इत्यादि को औद्योगिक युग में गैर उपयोगी मान लिया गया है। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन एवं क्षेत्रीय स्वचेतना के विकास में 19वीं शताब्दी में ऐसे प्रयासों को जन्म दिया जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाओं से संस्कृत के शब्दों एवं मुहावरों को हटा दिया गया। पिछड़े वर्गों के आंदोलन का एक निर्णायक परिणाम यह हुआ कि जाति समूह एवं व्यक्तियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता में पंथ निरपेक्ष कारकों की भूमिका पर बल दिया जाने लगा। प्रभुत्व जाति की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जब वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वर्ण से संबंधित लोगों को जाति पहचान बताने की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि दूसरी ओर प्रभुत्व जाति सदस्यता प्रतिष्ठा का सूचक बन गई है, विगत वर्षों में ऐसी ही भावना दलितों में भी आई है। जो अपने को दलित बताने में प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। हालांकि दलित जाति समूहों में सबसे ज़्यादा गरीब एवं सीमांत लोग अपनी जातिगत पहचान के आधार पर अन्य क्षेत्रों में अनेक दबे कुचले दोनों ही क्षतिपूर्ति भी करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में उन्होंने कुछ प्रतिष्ठा एवं आत्मविश्वास अर्जित किया है, अन्यथा वे भेदभाव एवं अपरजन का शिकार हैं। पश्चिमीकरण। आप पहले अध्याय में हमारे पश्चिमी औपनिवेशिक अतीत के बारे में जान चुके हैं। ये भी जाना कि इसके प्रभाव से अनोखा विरोधाभासी परिवर्तन आए। एम श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए कहा कि यह भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है, जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। पश्चिमीकरण के विभिन्न प्रकार रहे हैं। एक प्रकार के पश्चिमीकरण का मतलब उस पश्चिमी उप सांस्कृतिक प्रतिमान से है जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए हैं। इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों की उप संस्कृति भी शामिल थी, जिन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों एवं जीवन शैली को स्वीकारा, बल्कि उनका समर्थन एवं विस्तार भी किया। 19वीं सदी के अनेक समाज सुधारक इसी प्रकार के थे। दिए गए बॉक्सों से आपको विभिन्न प्रकार के पश्चिमीकरण के बारे में ज्ञान होगा। अतः हम पाते हैं कि ऐसे लोग कम ही थे जो पश्चिम जीवन शैली को अपना चुके थे या जिन्होंने पश्चिम दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अन्य पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों जैसे नए उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य पदार्थ तथा आम लोगों की आदतों और तौर तरीकों में परिवर्तन आदि थे। हम पाते हैं कि पूरे देश में मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से के परिवारों में टेलीविज़न, फ्रिज, सोफ़ा सेट, खाने की मेज और उठने बैठने के कमरे में कुर्सी आदि आम बात है। पश्चिमीकरण में किसी संस्कृति विशेष के बाह्य तत्वों के अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वे प्रजातंत्र और सामाजिक समानता जैसे आधुनिक मूल्यों में भी विश्वास रखते हो। जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अनेक कलाकार जैसे रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सभी औपनिवेशिक स्थितियों के साथ अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर रहे थे। अगले पृष्ठ पर दिए गए बॉक्स में आपको पता चलेगा कि रवि वर्मा जैसे कलाकार की शैली, प्रविधि और कलात्मक विषय को पश्चिमी संस्कृति तथा देशज परंपराओं ने निर्मित किया। इस बॉक्स में उस चित्र की चर्चा हुई है जिसमें रवि
वर्मा ने केरल के देसी समुदाय के एक परिवार का चित्रण किया है तथा वो चित्र जिसमें एक ऐसा परिवार है जो कि आधुनिक पश्चिमी विशिष्ट पितृवंशी एकांकी परिवार लगता है, जिसमें पिता, माता और बच्चे सम्मिलित हैं। उपरोक्त विवेचना और उदाहरणों से यह पता चलता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन विभिन्न स्तरों पर हुआ और इसके मूल में हमारा औपनिवेशिक काल में पश्चिम से परिचय था। आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद को एक प्रकार के सांस्कृतिक संघर्ष और मतभेद के रूप में भी देखा जाता है, जो कि पश्चिमीकरण का परिणाम था। निम्नलिखित कथन को पढ़ते हुए आप इस अंतराल को समझेंगे। क्या आपने इसे देखा है या ऐसा अनुभव किया है? आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि क्या केवल पश्चिमीकरण ही पीढ़ियों के बीच होने वाले संघर्षों का कारण है? क्या ये संघर्ष आवश्यक बुराई है? इस चित्र को देखते हैं, पढ़ लेते हैं। 1870 में रवि वर्मा को किजाक्के प्लाट के कृष्ण मेनन के परिवार का चित्रांकन करने के लिए अनुबंधित किया गया। यह एक परिवर्ती कार्य था जो परिवर्तन के स्तर से गुजरते समय का सूचक था। इसमें सपाट द्विआयामी शैली का मिश्रण होता है, साथ ही पुराने जमाने का जल मिश्रण, रंग तथा नई तकनीक दृष्टिकोण एवं छायात्मकता की नवीन प्रविधियों की उपस्थिति मिलती है, जो कि तैली चित्र के रूप में व्यक्त होती है, जिनकी अन्य विशेषता है स्थानों के वितरण करने की प्रविधि, जैसे उम्र और स्तरीकरण के अनुसार बैठे हुए व्यक्तियों की व्यवस्था। इससे 19वीं सदी के उन यूरोपीय चित्रों की याद आती है जिसमें बुर्जुआ परिवार दिखाए गए हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि ये पेंटिंग मातृवंशी केरल के नायरों की है, जो कि कृष्ण मेनन की जाति थी। उस वक्त बनाई गई थी जब वे पितृ स्थानीय एकल परिवार से ज़्यादा परिचित भी नहीं थे। राजा रवि वर्मा। श्रीनिवास के अनुसार निम्न जाति के लोग सुसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस तरह का सामान्यीकरण अनुपयुक्त है। जैसे कि केरल के थिया के अध्ययन से पता लगता है कि थिया भी पश्चिमीकरण की इच्छा रखते हैं और भरसक प्रयास भी करते हैं। अभिजात थियाओं ने तो ब्रिटिश संस्कृति को स्वीकार किया और एक ऐसी विश्वजनीन जीवन शैली की महत्वाकांक्षा की जो जाति व्यवस्था की आलोचना करती है। ठीक इसी तरह पश्चिमी शिक्षा से लगता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विभिन्न समूहों के लोगों के लिए नवीन अवसर उत्पन्न होंगे। निम्नलिखित उदाहरण से ये बात स्पष्ट होती है। प्राय मध्य वर्ग में पश्चिमीकरण से आया पीढ़ियों का मतभेद अधिक जटिल होता है। हालांकि वे मेरे अपने ही मांस मंजा से हैं, लेकिन कभी कभी वे मुझे पूरी तरह से अपरिचित से लगने लगते हैं। हमारे बीच में कुछ भी समान नहीं है, न तो उनके जैसा सोचने का तरीका, न ही उनके जैसा पहनना ओढ़ना, न ही बोलना चालना। वे नई पीढ़ी के हैं। मेरे सोचने का तरीका उनसे इतना अलग है कि हमारे बीच किसी भी प्रकार की पारस्परिकता असंभव है। फिर भी मैं उनको अपने हृदय से प्यार करती हूँ। मैं उन्हें हर वो चीज़ देना चाहती हूँ जो वो चाहे, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी इच्छा है। रविन्द्रनाथ के वे शब्द मेरे हृदय में एक मार्मिक अनुभव देते हैं। तुम्हारा समय है, अब मेरे अंत की शुरुआत है। मैं और मेरे बच्चे पल्लव, कल्लोल और किंकिनी में कुछ भी समान नहीं है। पल्लव एक अलग देश में एकदम से अलग संस्कृति में रहता है। उदाहरण स्वरूप, हम 12 साल की उम्र में मेखला चादर पहनते रहे थे, लेकिन मेरी बेटी किंग्सी, जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट की विद्यार्थी है, पैंट और बैगी कमीज पहनती है। और कल्लोल को अपने चेहरे पर उलझे हुए बाल रखना अच्छा लगता है। जब मैं मीरा के भजन सुनना चाहती हूँ, कल्लोल और किंकिनी व्हिटनी ह्यूस्टन के पॉप गीत सुनना पसंद करते हैं। कभी कभार जब मैं बरगीत की कुछ लाइनें गाने की कोशिश करती हूँ, किंग्सनी अपने गिटार पर पश्चिमी धुन बजाना चाहती है।
अनिमा दत्ता से उद्भिद। यहाँ पर दादी और उनकी नतनी के बारे में बताया गया है, पोती के बारे में। यहाँ पर बाक्स 2.6 है, देख लेते हैं। मेरे दादा जो अन्य नागाओं की तरह यूरोपियन के संपर्क में आए थे, वे यह मानते थे कि शिक्षा से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए वैसा ही जीवन चाहा जैसा उन्होंने ब्रिटिश प्रशासकों और मिशनरियों को जीते देखा। उन्होंने मेरी माँ को पहले असम के पास वाले स्कूल में, फिर दूर शिमला भेजा ताकि वो शिक्षित हो जाए। मेरी माँ को गांव के एक शिक्षित आदमी ने बताया कि मेरी माँ पढ़ लिख कर वैसी ही औरत बन सकती है जिसने सारी दुनिया के सामने अपना भाषण दिया था। यह औरत थी विजयलक्ष्मी पंडित, पंडित नेहरू की बहन, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मेरे पिता ने स्वयं को स्कूल व कॉलेज की शिक्षा के दिलाने के लिए कठिन परिश्रम किया था। अपनी मेधावी बुद्धि के कारण ही वह शिलांग में कॉलेज की पढ़ाई कर पाए। मेरे माता पिता की पीढ़ी के सब लोगों ने जो सक्षम थे, अंग्रेजी शिक्षा को लक्ष्य बनाया। उनके लिए यह एक प्रकार में ऊर्ध्वगामी विकास का रास्ता था। अंग्रेजी की शिक्षा ने इस क्षेत्र में जहाँ रहने वाली जनजाति में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक भिन्न भाषा बोली जाती है, भिन्न भाषाभाषी लोगों को आपस में तथा दुनिया के साथ जोड़ा। अब वो एक भाषा के माध्यम से बातें कर सकते थे और विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। ये शिक्षित लोग अपने लोगों की आवाज़ बन गए तथा उन्होंने अंग्रेजी को राजकीय प्रशासकीय भाषा बनाया। क्रियाकलाप है तो क्रियाकलाप को नहीं देखते हैं, एक नया राज उसको रहने देते हैं। हम प्रायः पश्चिमीकरण की विवेचना करते हुए उपनिवेशवाद के प्रभाव का हवाला अवश्य देते हैं, लेकिन इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि हमारे समसामयिक जीवन में पश्चिमीकरण के अनेक स्वरूप उपस्थित होते हैं, जो कि क्रियाकलाप 2.6 में ध्यान आकर्षित किया गया। व्हाट काइंड ऑफ मॉडर्निटी, कि मॉडर्निटी क्या है। आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण। आधुनिकीकरण शब्द का एक लंबा इतिहास है। 19वीं सदी से और विशेषकर 20वीं सदी के दौरान इस शब्द को सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों से जोड़कर समझा जाने लगा। प्रत्येक समाज और उसके लोग आधुनिक बनना चाहते थे। प्रारंभिक वर्षों में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था। बाद में इस शब्द के बृहद मतलब सामने आने लगे। इसका मतलब विकास का वो तरीका हो गया जिसे पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका ने अपनाया। तदुपरांत ये सलाह दी जाने लगी कि अन्य समाजों में भी आवश्यक रूप से विकास की यही तरीका और रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जैसे अध्याय में जाना, भारत में पूंजीवाद का प्रारंभ औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में हुआ। भारत में आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण का प्रारंभ भी औपनिवेशिक काल के संबंध है, परंतु यह पश्चिम में हुई वृद्धि से अलग है। भारतीय अनुभव इन मामलों में पश्चिमी अनुभव से गुणात्मक रूप से भिन्न लगता है। इसके साक्ष्य के तौर पर आप 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आंदोलन का स्मरण कर सकते हैं, जिसके बारे में इस पाठ के पूर्व में बताया गया था। हम पश्चिमीकरण और समाज सुधार आंदोलनों में से एक स्पष्ट संबंध पाते हैं। अब आगे हम भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण की चर्चा एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। ये दोनों ही आधुनिक विचारों का हिस्सा है। समाजशास्त्रियों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की परिभाषा करते हुए इसके तत्वों को सामने लाने का प्रयास किया है। आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्वजनीन दृष्टिकोण ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसमें उपयोगिता गणना और विज्ञान की सत्यता को भौतिकता, धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके प्रभाव में सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि समूह को। इसके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसे समूह में रहते हैं और काम करते हैं जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि
इच्छा के आधार पर होता है। इसमें भाग्यवद प्रवृत्ति के ऊपर ज्ञान तथा नियंत्रण क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है और यही मनुष्य को उसके भौतिक तथा मानवीय परिवार से जोड़ता है। अपनी पहचान को चुनकर अर्जित किया जाता है, न कि जन्म के आधार पर। इसका मतलब यह है कि कार्य को परिवार, गृह और समुदाय से अलग कर नौकर सही संगठन में शामिल किया जाता है। रुडोल्फ ने 1967 में बात कही थी। क्रियाकलाप है, उसको हम बाद में देख लेंगे। दूसरे शब्दों में लोग स्थानीय सीमाबद्ध विचारों से प्रभावित न होकर सार्वभौमिक जगत व उसके मूल्यों को मानते हैं। आपका व्यवहार और विचार आपके परिवार या जनजाति या जातीय समुदाय द्वारा तय नहीं होंगे। आपको अपना व्यवसाय अपनी पसंद से चुनने की स्वतंत्रता होती है, न कि यह व्यवस्था की जो व्यवसाय आपके माता पिता ने किया वही आप भी करें। कार्य का चुनाव आपकी इच्छा पर आधारित है, न कि जन्म पर। आप कौन हैं से आपकी पहचान आपकी अर्जित उपलब्धियों से बनती है। वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को मान्यता प्राप्त होती है, तर्क को महत्ता मिलती है। क्या यह पूर्णतः सत्य है? भारत में प्रायः रोजगार का चयन पसंद के आधार पर नहीं हो पाता। एक सफाई कर्मी को अपने काम को चुनने का अधिकार नहीं है। हम सामान्यतः विवाह जाति और समुदाय के अंदर करते हैं। हमारे धार्मिक विश्वास हमारी जिंदगी महत्वपूर्ण होते हैं। इन सब के साथ साथ हमारी एक वैज्ञानिक परंपरा भी है। हमारी एक सक्रिय तथा प्रभावशाली पंथ निरपेक्ष व राजनीतिक व्यवस्था भी है। लेकिन इसके साथ ही हमारी जाति एवं समुदाय में गतिशीलता भी पाई जाती है। हम इन प्रक्रियाओं को कैसे समझते हैं? इस अध्याय में इन्हीं मिश्रित प्रक्रियाओं और इसके कारणों को समझने की चेष्टा की गई, अर्थात जो आधुनिकता है और पंथ निरपेक्षता है और धर्म से संबंधित जो बातें हैं, तो समुदाय इन सभी के इर्द गिर्द है कैसे घूमता है, इनके बारे में बताया गया है। हम आजकल के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार को प्राय परंपरा तथा आधुनिकता का एक जटिल मिश्रण कहकर एक सरलीकृत उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके अपने निर्धारित सत्व है। जैसे जैसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई और विकास की गति बढ़ी, धर्म तथा विभिन्न प्रकार के उत्सव त्योहारों को मनाना, विभिन्न धार्मिक रीतों, विभिन्न समारोहों के आयोजन, इन समारोह से जुड़े निषेध, विभिन्न प्रकार के दान एवं उनके मूल्य इत्यादि में निरंतर परिवर्तन आया। विशेष रूप से यह परिवर्तन निरंतर बढ़ते और परिवर्तित होते हुए नगरीय क्षेत्र में हुआ। इन परिवर्तनात्मक दबाव में जनजाति पहचान की अवधारणा में एक प्रतिक्रिया हुई। एक जनजाति के होने के नाते पारंपरिक व्यवहारों और उनमें निहित मूल्यों के संरक्षण को जरूरी समझा जाने लगा। आधुनिकीकरण के तहत जो नारे बुलंद किए गए थे, जैसे संस्कृति समाप्त, पहचान समाप्त, उसे एक प्रकार का जवाब मिला जिसे समाज में हो रहे पारंपरिक चेतना के नव जागरण के रूप में देखा जाता है। त्योहारों का सामूहिक तौर पर मनाया जाना तथा रीति रिवाजों के प्रति रुझान को इसी सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। आज के जनजातीय समाज में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहले पारंपरिक तरीके से सामाजिक समूह त्योहारों को मनाते थे। उस समूह को सामाजिक मान्यता भी होती थी और उसमें एक प्रकार की अनौपचारिकता भी थी। अब उनकी जगह पर त्यौहार मनाने के लिए समितियां बनाने लगी और जिसकी संरचना में एक प्रकार की आधुनिकता होती है। परंपरागत रूप से त्योहारों के दिन मौसम चक्र के आधार पर तय किए जाते थे। अब उत्सव के दिन औपचारिक तरीके से सरकारी कैलेंडर के द्वारा तय कर दिए जाते हैं। इन त्योहारों को मनाने में झंडे की कोई विशेष डिजाइन नहीं होती, न कोई मुख्य अतिथि के भाषण होते हैं, न ही मिस उत्सव प्रतियोगिता होती थी। लेकिन अब ये सब नई आवश्यकता बन गई है। जैसे जैसे तार्किक अवधारणाएं विश्व दृष्टि जनजातियों के दिमाग में जगह बनाती जा रही है, वैसे वैसे पुराने व्यवहार और समारोह पर प्रश्न उठते जा रहे हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की सीढ़ी में चढ़ते जाते हैं, तो जिस तरह आधुनिकता की सीढ़ी में चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम जो पुरानी परंपरा की सीढ़ी से उतरते भी जाते हैं। और पुरानी जिस प्रकार के एक
पहले समितियाँ बनाई जाती थी और समितियाँ समय और मौसम के अनुसार त्योहारों का अनुसरण करती थी और त्योहारों का आयोजन कराती थी। परंतु बाद में यह क्या हुआ कि आधुनिकीकरण के दौर में इसी चीज़ों को हम कैलेंडर में उतार दिए और कैलेंडर के अनुसार हम अपना जीवन जीने लगे, जैसे पश्चिमी सभ्यता अपना कार्य करती है। प्रकार से जटिलता को सरल बनाने की प्रवृत्ति बहुत सही नहीं है। यथार्थ में इससे ये भी भांति उत्पन्न होती है कि भारत में एक ही तरह की परंपराओं का समुच्चय है अथवा था। हमने पहले से ही देखा है कि भारत में इन परंपराओं की पहचान दो मुख्य गुणों से होती है: बहुलता एवं तर्क वितर्क की परंपरा। ठीक है, भारत में बहुलता मतलब बहुलता है, लोगों की बहुलता, और संस्कृति की बहुलता, जाति की बहुलता, मतलब कई सारों की बहुलता है। इन चीज़ों को बता रहा है। बहुलता एवं तर्क वितर्क की परंपरा। भारतीय परंपराओं में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं और उन्हें पुनः परिभाषित करने की सामाजिक बौद्धिक चेष्टा कभी नहीं रुकी है। हमने इसका साक्ष्य 19वीं सदी के समाज सुधारकों और उनके आंदोलनों में देखा। ये प्रक्रियाएं आज भी जीवंत हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी एक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। आधुनिक पश्चिम में पंथ निरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के सभी प्रतिपादक विचारकों की मान्यता रही है कि आधुनिक समाज ज़्यादा से ज़्यादा पंथ निरपेक्ष होता है। आधुनिक समाज क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंथ निरपेक्ष होता है, अर्थात वह किसी भी ग्रुप या किसी भी पार्टीशन में भाग लेने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं करने का प्रयत्न करता है। पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक मानव के धार्मिक व्यवहार, उनका धार्मिक संस्थानों से संबंध, धार्मिक संस्थाओं का सामाजिक तथा भौतिक प्रभाव और लोगों के धर्म में विश्वास करने की सीमा को विचार में लेते हैं। तो पंथ निरपेक्ष प्रायः धर्म से जुड़ा हुआ एक शब्द है। यह माना जाता है कि पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थाओं और लोगों के बीच बढ़ती दूरी के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कनेक्टिंग टू गॉड सोर्स एट द बिजनेस लाइन। तो इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं एक दो लाइन पढ़कर इसको रोक देता हूँ। आर यू डिस्ट्रेस्ड बिकॉज यूर प्लान ट्रिप टू द मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इन मदुरई ऑन योर वेडिंग anniversary will not materialize? Stop worrying. You are just a mouse click away from ordering an online puja on the web and getting the blessing of the deity. Come offers puja service in our 16 temples speed. कनेक्टिंग टू गॉड मतलब ये पंथ निरपेक्षता पर कुछ बात कही गई है जिसको आप देखकर पढ़ सकते हैं। अब नीचे हम देखते हैं हालांकि अतीत की भांति एक विचार यह भी है कि आधुनिक युग धार्मिक जीवन को आवश्यक रूप में विलुप्त करेगा। यह विचार पूरी तरह से सच नहीं है। आपको यह याद होगा कि किस प्रकार संचार के आधुनिक प्रकारों, संगठन और विचार के स्तर पर नए प्रकार के धार्मिक सुधार संगठनों का उद्भव हुआ। इसके अलावा भारत में किए जाने वाले कुछ अनुष्ठानों में प्रत्यक्ष रूप से पंथ निरपेक्षीकृत प्रभाव भी रहा है। वस्तुतः अनुष्ठानों के पंथ निरपेक्ष आयाम पंथ निरपेक्षता के लक्ष्यों से पृथक होते हैं। इनमें पुरुषों और महिलाओं को अवसर मिलता है। पंथ निरपेक्षता में पुरुषों और महिलाओं को अवसर मिलता है कि वो अपने मित्रों से और अपनी उम्र से बड़े लोगों से भी घुल मिले और अपनी संपत्ति का भी कपड़े और जेवर पहनकर उनका प्रदर्शन करें। पिछले कुछ दशकों में अनुष्ठानों के आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक आयामी पक्ष ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं। दिखावे की प्रवृत्ति की इस बात से समझा जा सकता है कि शादी विवाह के अवसर पर घर के बाहर लगी मोटर कार की कतार और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के मेहमान बनकर आने का उस परिवार की समृद्धि और विशेषता पर समझा जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के कपड़े, हाव और उनके जो पहने जेवर होते हैं उनसे उनकी समृद्धि का पता चलता है। इन बात को बता रहे हैं। स्थानीय समुदाय में ऐसे परिवारों को ऊंची नज़र से देखा जाता है। जाति के पंथ निरपेक्षीकरण का अर्थ किस तरह लिया जाए, इस पर भी जबरदस्त वाद विवाद होता रहा है। इसका क्या मतलब है? पारंपरिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था धार्मिक चौखट के अंदर क्रियाशील थी। पवित्र अपवित्र से संबंधित विश्वास व्यवस्था इस क्रियाशील का केंद्र थी। आज के समय में जाति एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ज़्यादा कार्य कर रही है। समसामयिक भारत में जाति संगठनों
और जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ है। ये जातिगत संगठन अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। जाति इस बदली हुई भूमिका को जाति का पंथ निरपेक्षीकरण कहा गया है। नीचे दिए गए बॉक्स इसे दर्शाता है। सभी जानते हैं कि भारत में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जाति संरचना और जाति पहचान के इर्द गिर्द संगठित है, लेकिन आधुनिक परिदृश्य में जाति और राजनीति के संबंध की व्याख्या करते हुए आधुनिकता के सिद्धांतों से बना नजरिया एक प्रकार के भय से ग्रसित होता है। वह इस प्रश्न से शुरू होता है कि क्या जाति समाप्त हो रही है। निश्चित रूप से कोई भी सामाजिक व्यवस्था इस तरह समाप्त नहीं हो जाती। एक ज़्यादा उपयोगी दृष्टि अलपता यह होगी कि आधुनिक राजनीति के प्रभाव में जाति कौन सा रूप लेकर सामने आ रही है और जाति अभिमुखी समाज में राजनीति की क्या रूपरेखा है। जो लोग भारतीय राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, दरअसल वो ऐसी राजनीति की खोज में हैं जिसको समाज में कोई आधार ही नहीं। राजनीति एक प्रतियोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य होता है शक्ति पर कब्जा और कुछ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करना। एक महत्वपूर्ण बात संगठन का होना तथा सहायता का निरूपण है। जहाँ राजनीति जन आधारित हो वहाँ ऐसे संगठन द्वारा जिससे जन साधारण का जुड़ाव हो सहायता का निरूपण किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ जाति संरचना एक ऐसा संगठनात्मक समूह प्रदान करती है जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग निवास करता है, राजनीति को ऐसी संरचना के माध्यम से व्यवस्थित करने का प्रयत्न करना चाहिए। राजनीतिज्ञ जाति समूह को इकट्ठा करके अपनी शक्ति को संगठित करते हैं। वहाँ अलग अलग प्रकार के समूह और संस्थाओं के अलग आधार होते हैं। राजनीतिज्ञ उन तक भी पहुँचते हैं और जैसे जैसे वे कहीं पर भी ऐसी संस्थाओं के स्वरूप को परिवर्तित करते हैं वैसे जातिक स्वरूप को भी परिवर्तित किया जाता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। औपनिवेशिक अनुभव के परिणाम दीर्घकालिक थे। इनमें से बहुत से अनैच्छिक और विरोधाभासी थे। आधुनिकता के पश्चिमी विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादियों की काल्पनिकता को निर्मित किया। कुछ पारंपरिक शास्त्रों और ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण देने के लिए तत्पर हुए, जबकि एक अन्य समूह ने इन पारंपरिक ग्रंथों को अमान्य करार दिया। पश्चिमी सांस्कृतिक स्वरूपों की हमारे समाज में बैठ हुई इसके अनुरूप ही एक नए प्रकार के सामाजिक व्यवहार के मानदंड सामने आए कि पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का आचरण किस प्रकार का हो। कलात्मक अभिव्यक्तियों में से उसकी छाप नजर आई। हमारे समाज सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलनों पर पाश्चात्य समानता और प्रजातंत्र के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। इन सब से एक और जहाँ पश्चिमी विचारों को भारतीय समाज में स्वीकृति मिली, वहीं दूसरी तरफ भारतीय परंपरा पर प्रश्न किए गए तथा उसकी पुनर्व्याख्या भी की गई। अगला अध्याय भारत के प्रजातांत्रिक अनुभव के बारे में है, जिसमें पुनः यह दर्शाया गया कि कैसे एक अत्यधिक असमानता वाले समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय के मूलभूत विचारों पर आधारित संविधान को लागू किया गया। इस अध्याय में पुनः दर्शाया गया कि कैसे कुछ जटिल तरीकों से हमारे समाज में परंपरा और आधुनिकता को लगातार पुनर्परिभाषित किया। तो नीचे कुछ प्रश्न हैं जिसे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।